नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों रिसेंटली यूपीपीसीएल TG2, DRDO, यूपी आर्मिनल TG2, हिमाचल प्रदेश एसएससी के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और भी कई सारी वैकेंसीज़ है। तो कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। जो बच्चे चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम हर दिन आपको क्वेश्चंस यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। सो यदि आप भी अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें। बहुत सारा कंटेंट पहले से भी चैनल पर उपलब्ध है, किसी पेड कोर्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आप डिटेल से हमारे सभी वीडियोज़ को देख लेते हैं। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर आपसे पूछा गया है दोस्तों, और जो पावर फैक्टर जो मोस्ट इकोनॉमिक मानते हैं हम, सबसे उपयुक्त पावर फैक्टर दोस्तों वो होता है 0.85 लैगिंग। देखो पावर फैक्टर के बारे में जितना याद रख सको ज़रूर रखना, क्योंकि पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर का अधिकतम मान इकाई और न्यूनतम मान 0 होता है। पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच में हो सकता है। पावर फैक्टर का मान नेगेटिव कभी नहीं होगा। पावर फैक्टर का मान 1 से अधिक कभी नहीं होगा। सबसे कम लोड करंट इकाई पावर फैक्टर पर होती है, लेकिन सबसे उपयुक्त पावर फैक्टर 0.85 लैगिंग को ही माना जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ पावर फैक्टर एक बार मोटा मोटा रिवाइज आपका हो गया होगा, नहीं हुआ तो भी दोबारा पढ़ लीजिए। पावर फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसमें से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उनमें से कौन नेग्लिजिबल होता है, यानी उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं समझते हैं। माय डियर, ट्रांसमिशन लाइन के अगर कोई आपसे घटक पूछे तो एक ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और शंट चालकता 4 घटक होते हैं। दोस्तों यूपीपीसीएल TG2 में पिछली बार यानी वर्ष 2021 में 4 पेपर हुए थे, 4 दिन पेपर हुए थे, कुल 8 पेपर हुए थे। दोस्तों पावर सिस्टम को उन्होंने बहुत पूछा और पूरी डिटेल से पूछा। ट्रांसमिशन को भी लिया, जनरेशन को भी लिया, पावर केबल को भी उन्होंने खूब लिया। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार आप पावर सिस्टम पर पूरा ध्यान देवें और अच्छे से पढ़ें। इन पर मैंने क्लासेस डिटेल से पहले दी हुई है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर सभी के वहाँ आपको मिल जाएंगे। दोस्तों जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें कैपेसिटेंस नहीं होता है, ध्यान रखें। उस लाइन में केवल और केवल रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस तो देखो सब में होगा ही होगा। कैपेसिटेंस जो होता है वो मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है, और इस धारिता की वजह से ही ध्यान रखना फेरेंटी प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका मतलब यहाँ एक चीज़ और आपको सीखने को मिल गई कि एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कभी फेरेंटी प्रभाव नहीं होगा। ठीक बात है ना, इसे भी याद रखना। इनकी किलोमीटर भी याद रख लेना, शॉर्ट लॉन्ग, और वो कैसे हम बांटते हैं, इनको किलोमीटर के हिसाब से बांटते हैं, वोल्टेज के अकॉर्डिंग भी देते हैं। तो यूट्यूब पर मैंने पूरी डिटेल से क्लास दी हुई है। दोस्तों MCQs वीडियो का मतलब होता है आपने जो थ्योरी पढ़ रखी है उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपकी ये क्वेश्चन देखने के बाद लगे कि थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इनकी थ्योरी को एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपको नहीं पता शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या है, तो एक बार आप इन पर रिसर्च कीजिए। फिर कितने वोल्ट तक को शॉर्ट ट्रांसमिशन मानते हैं, कितने किलोमीटर तक को शॉर्ट ट्रांसमिशन मानते हैं, यानी क्वेश्चन से आप हिंट ले लेवें कि हमें इसके बारे में और जानना है, तो आप शायद और बेहतर स्टडी कर पाएंगे। और अब देखो यूपीपीसीएल TG2 जैसा एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो थोड़ा डीपली तो जाना पड़ेगा। क्या कह रहे सवाल, ट्रांसमिशन लाइन में निम्न प्रभाव जुड़े हुए हैं। ठीक बात है, संचरण लाइन में AC में 3 प्रभाव होते हैं, कोरोना, निकटता
और त्वचा प्रभाव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोना को तो कोरोना ही बोलते हैं, समीपता प्रभाव को प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, और सतह प्रभाव या त्वचा प्रभाव को स्किन इफेक्ट बोला जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये तो सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि चालक के प्रभावी प्रतिरोध में वृद्धि किसकी वजह से होगी। निम्न में से ऐसा कौन है जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस में वृद्धि करता है। दोस्तों, कोरोना की वजह से प्रभावी प्रतिरोध में वृद्धि नहीं होती है। प्रभावी प्रतिरोध की वृद्धि की क्या पहचान है, प्रभावी प्रतिरोध की विधि की पहचान है कि धारा का जो वितरण होता है ना, वो असमान हो जाता है। यानी अगर ये इफ़ेक्ट नहीं होते तो करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होती, एक समान रूप से वितरित होती। अब वो एक समान रूप से वितरित नहीं हो रही है। कहीं पर धारा का घनत्व उच्च है और कहीं पर धारा का घनत्व निम्न है, और ऐसा इन दोनों की वजह से होता है। आप देख थ्योरी की क्लास में मैंने डायग्राम तक बना करके बताया हुआ है कि प्रॉक्सिमिटी में अगर दो चालकों में धारा की दिशा यूँ है तो उनमें चुंबकीय क्षेत्र की अधिकता कहाँ होगी और कमी कहाँ होगी। और त्वचा प्रभाव तो अच्छे से आपने पढ़ ही रखा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ, और प्रॉक्सिमिटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो ये दोनों प्रभाव इस पर असर डालते हैं। ऑप्शन के साथ में अगर बात करें, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 2 नंबर और 3 नंबर प्रभाव जो है वो चालक की प्रभावी प्रतिरोध में वृद्धि कर देते हैं। सवाल अगला आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन में फीडर जो होता है वो किसे पावर फीड करता है। देखो नाम से ही पता लग रहा है फीडर तो है, इसका मतलब पावर फीड तो करेगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। कैसे माय डियर, सर्विसमैन्स के बारे में आप क्या जानते हो बताओ। ये तो उपभोक्ता से जुड़ा हुआ पॉइंट है ना। एक बात बताओ, जब कंज्यूमर से जुड़ी हुई चीज़ है तो ये कैसे आपका ट्रांसमिशन लाइन का पार्ट हो सकता है कि नहीं। जनरेटिंग स्टेशन है तो ये भी जीटी हो गया, आप सब जानते हो। माय डियर, ऑप्शन अपने पास एक ही बच रहा है फिर यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि इसी से तो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ट्रांसमिशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को आगे दे देता है कि आप जानो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ठीक बात है, बी उत्तर सही रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको। क्षणिक विरूपण आर्क किसके कारण उत्पन्न होता है। इंग्लिश पढ़ लीजिए थोड़ी ताकि अच्छे से याद कर सको आप इसे। ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस आर्क जो आता है ना, ये कब कब आता है। देखो हम सब जानते हैं कि स्विचिंग सर्ज हमेशा आएगा। स्विचिंग सर्ज का मतलब समझते होगा, सर्ज का मतलब होता है अचानक मान में उतार चढ़ाव होना। जनरली मान में अचानक वृद्धि को सर्ज बोला जाता है। और आपने ये प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि जब भी हम किसी स्विच को ऑन ऑफ करते हैं ना, उस दौरान एक हल्का सा जर्क आता है। इवन घर में भी आप अगर छोटे से छोटे लोड को भी, मान लीजिए अपन एक एग्जांपल फ्रिज का ले लेते हैं। अगर आप घर में फ्रिज का स्विच ऑन करते हैं तो आपको एक क्षणिक जर्क देखने को मिलेगा, इसे स्विचिंग सर्ज बोलते हैं। उसके बाद में देखो पॉइंट नंबर 2 में इसने क्या लिखा है, लोड वेरिएशन। हम सब जानते हैं भार में अगर परिवर्तन होगा, अचानक भार बढ़ेगा घटेगा तो मान में वेरिएशन आएंगे। अगर फॉल्ट आता है तब भी आएगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, डी उत्तर, ऑल अबोव। अच्छा टॉपिक है दोस्तों, कवर कर लीजिए जैसे भी आप कवर कर सकते हैं। सबके देखो अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ें। लेकिन मुझे लगता है कि पावर सिस्टम को अब भी आप अच्छे से कवर करें तो सही रहेगा। देखो आउटडोर सब स्टेशन है, तड़ित चालक कहाँ लगेगा। देखो पहले तो इसका उत्तर बता देता हूँ और फिर हम बात करते हैं तड़ित चालक के बारे में और जितना कर सकते हैं। आउटडोर का मतलब तो समझ गए ना, बाहर है। इंडोर यानी कमरे में तो नहीं है। इसका मतलब तड़ित चालक आउटडोर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी का तो प्रोटेक्शन करेगा ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन है, पावर ट्रांसफार्मर,
MVA में रेटिंग होती है भाई, ये 100 MVA तक के होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। इसका मतलब हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है कि हम पावर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करें। वैसे देखो सीटी कहाँ लगती है, सीटी मीटरिंग और प्रोटेक्शन के काम में आती है, यानी रिले और मीटरों के साथ लगती है। अब रिले और मीटर जनरली पैनल बोर्ड में होते हैं। सब स्टेशन की अगर बात करें तो उसमें अगर सीटी वगैरह होगी तो ये सीटी बहुत छोटी होती है। एक्चुअल में क्या आपने शायद प्रैक्टिकल नहीं देखा होगा, ट्रांसफॉर्मर नाम आ जाता है तो कई बच्चों ने क्या प्रैक्टिकली जब चीज़ें देखी नहीं होती है ना, तो उनके लिए एक नाम ही काफ़ी होता है। तो अब करंट ट्रांसफार्मर को भी वो मेन ट्रांसफार्मर के जैसा ही समझते होंगे। सीटी वास्तव में बहुत छोटी होती है। सर्किट ब्रेकर देखो ऑन ऑफ करने के लिए है, सर्किट ब्रेकर भी है और आइसोलेटर भी है। हमें पावर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करना होता है वहाँ पर। सो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसमें तो और भी तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे। देखो हम सब देख रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि देखो वो अपन से क्या ये भी तो पूछ सकता है ना, तड़ित चालक लगता कैसे है। तो ध्यान रखना है, तड़ित चालक लाइन और ग्राउंड के बीच में लगता है। इसे अपन इंग्लिश में लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज डाइवर्टर और लाइटनिंग डाइवर्टर भी बोलते हैं। तड़ित से ये रक्षा करता है और दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल को इसमें हाई वोल्टेज टर्मिनल बोला जाता है और एक को पोटेंशियल फ्री टर्मिनल बोला जाता है। हाई वोल्टेज टर्मिनल लाइन से लगता है और पोटेंशियल फ्री टर्मिनल जो होता है वो इसका ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है। और पढ़ लीजिए दोस्तों, आप तड़ित चालक के बारे में जितना पढ़ सके पढ़िए, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है। लाइटनिंग अरेस्टर वाले को आप टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते है ना। देखो अगला सवाल, निम्न में से कौन सी जो है वो संचरण वोल्टेज है। ट्रांसमिशन की वोल्टेज पूछ रहा है अपन से। देखो ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है ना, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 110 किलो वोल्ट जो है ना वो ट्रांसमिशन वोल्टेज है। कहाँ से शुरू हो जाती है ट्रांसमिशन वोल्टेज, 22 किलो वोल्ट से शुरू होती है दोस्तों, और ये जाती है वर्तमान में 765 केवी तक। कुछ जगह इसका 750 केवी ऑप्शन आता है, कोई बात नहीं, 750 765 एक ही बात है। ऐसे तो मैंने एक बार ऑप्शन देखा वहाँ 800 केवी भी सही किया हुआ था। दिल्ली सब कोऑर्डिनेट में असिस्टेंट इंजीनियर AN का पेपर था, 800 केवी को भी सही माना हुआ था। लेकिन कौन कौन सी लाइन है अगर मैं आपको लिखवाऊँ तो 22 33 66 110, उसके बाद में आती है 132 केवी लगाना इन सब के आगे, किलो वोल्ट यानी 1,32,000 वोल्ट बन गया ये। फिर आता है 220 केवी और फिर आता है 400 केवी। अब देखो यहाँ तो 440 कर दिया तो ये गलत हो गया, ये दरअसल 400 होना चाहिए था। यहाँ 200 कर दिया, ये 220 होना था। 100 केवी है नहीं, 110 केवी लाइन में आता है। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 110 जो है वो ट्रांसमिशन वोल्टेज है। अगला देखो भाई, अल्टरनेटिंग करंट से प्रत्यावर्ती धारा में से भी कई क्वेश्चन पूछे गए पिछली बार पेपर में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। देखो AC साइन वेव में, क्योंकि यहाँ साइन यूज किया हुआ है ना, तो ये साइन वेव है। साइन वेव में दो चीज़ें याद रखना कि साइन के पास लिखा गया ये जो मान होता है ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू को अपन एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं, कई जगह इसे क्रेस्ट वैल्यू भी लिख देते हैं। इसका मतलब इस सवाल में जो एम्पलीट्यूड है वो तो 50 वोल्ट का है। अब आप देखो 50 वोल्ट का ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, डी। इसका मतलब नो डाउट हमारा उत्तर क्या सही होगा, डी सही होगा। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत कम आता है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि आप हमें ये बताइए कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जैसा कि इसके सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया। फ्रीक्वेंसी के लिए ध्यान रखें, टी के साथ लिखा गया मान ओमेगा के बराबर होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। ओमेगा को ऐसे डब्ल्यू के जैसा दर्शाया जाता है। शॉर्ट में आपको बता दूं, याद रखने का तरीका, बहुत सारे बच्चे होते हैं मेरे जैसे जो ट्रिक से याद रखते हैं। और ये 2πf के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है तो क्या करना होगा, ओमेगा में 2π का भाग देना है। ओमेगा आपका 100 था
100 में आप 2 पाई का भाग देंगे, यानी 50 में आपको 3.14 का भाग देना है। दोस्तों ये डिवाइड जब आप करेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ डी उत्तर ही आएगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया था। कैलकुलेशन कर लेना, उत्तर का मिलान करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि कौन कौन बच्चे हैं जो लगभग 15 मिनट तक इस वीडियो को देख तो रहे हैं। सवाल नंबर 9वां आपके सामने है दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है कि जब लाइन की स्पेशल इम्पीडेंस, विशेष प्रकार की प्रतिबाधा, लोड प्रतिबाधा के बराबर हो तो क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में दोस्तों याद रखना, एक तरह से मैं अगर आपको कहूँ तो जो इम्पीडेंस लाइन का है वही इम्पीडेंस हमारे एक तरह से लोड का, ये सोर्स का हो गया। और अगर दो प्रतिबाधा बराबर हो जाती है तो हम इसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से जोड़ देते हैं, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण जो होता है ना। और ऐसे मामले में जो भी एनर्जी वो सोर्स प्रदान करता है उतनी ही एनर्जी जो अपना लोड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब हो जाती है उसमें पूरी की पूरी जितनी दी जाती है। यानी यहाँ पर ये माना जाता है कि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो लोड को डिलीवर होती है। शॉर्ट में अगर आप लाइन याद रखें तो इतनी सी लाइन याद रख लो कि अधिकतम ऊर्जा भार को प्राप्त हो जाती है। डी उत्तर के साथ जाएंगे। काफ़ी अच्छा और अलग क्वेश्चन मुझे लगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जा रहा है, 200 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज, 10 एम्पियर लीडिंग करंट, 1000 वाट का पावर कंजप्शन, पावर फैक्टर की गणना करो। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा हूँ, केवल आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ VI cos फाई का। यहाँ से देखिए ये cos फाई आपको कैलकुलेट करना है, पावर में VI का भाग देना है, उत्तर आएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। जो सबसे पहले अच्छे से कैलकुलेशन करके भेजेगा उसी का कमेंट मैं आंसर में पिन कर दूंगा और आप उसे देख लीजिए। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही करवाएंगे यार। मिलते हैं जल्दी नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक वाला बटन दबाइए, शेयर ज़रूर करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए। आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।